गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमने पिछले कई साल के पेपर के एनालिसिस करके बनाए गए हैं और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आज जो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं वो रहेंगे 18 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे और 4 वेरी शॉर्ट। और अगले लेक्चर में इस चैप्टर के हम बचे हुए क्वेश्चंस यानी शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड और एक लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कुल 34 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है, यानी 34 क्वेश्चंस का, जो पिछले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो पिछले कई साल के पेपर के एनालिसिस करके बनाया गया है। तो ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में रिपीट हो जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जब मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाऊं और इनको सॉल्व करूं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ और देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क के कार्य और भाग का सही संयोजन है? ऑप्शन है आसन और संतुलन यानी प्रमस्तिष्क। ऑप्शन बी है लार मध्य मस्तिष्क में मेडुला, भूख यानी पश्च मस्तिष्क में पॉन्स, या फिर रक्तचाप हमारा पश्च मस्तिष्क में मेडुला। तो जो सही उत्तर हमारा होगा इस क्वेश्चन का वो होगा रक्तचाप यानी हमारे पश्च मस्तिष्क में मेडुला। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, लिख देता हूँ। रक्तचाप होता है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, और इसका जो सही जो कॉम्बिनेशन है, सही संयोजन है, वो होगा पश्च मस्तिष्क में मेडुला। यानी मेडुला जो है वो जो हिंड ब्रेन में होती है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो जो है इसको इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया है ना, हार्ट बीट हो गई और ब्रीथिंग हो गई। तो इसलिए ये इसका सही कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक मरीज में सेरिबेलर डिसफंक्शन था। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां इस मरीज में बाधित होंगी? अब ये कहा है इस क्वेश्चन में कि एक मरीज जो है, एक पेशेंट है, उसको सेरिबेरल डिसफंक्शन है ना। अब इस बीमारी की वजह से कौन सी जो गतिविधियां हैं उसकी बॉडी में वो बाधित होंगी, है ना। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए हो गया लार निकलना, ऑप्शन बी है भूख पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है आसन और संतुलन, और ऑप्शन डी है रक्तचाप का विनियमन। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आसन और संतुलन। अब ये जो सेरिबेरल डिस्फंक्शन है ना, ये एक सेरिबेलम की प्रॉब्लम होती है। सेरिबेलम में जब कोई एक तरीके से बीमारी समझ लीजिए इसको सेरिबेलम की, है ना। तो सेरिबेलम की बीमारी है हमारी सेरिबेरल डिस्फंक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें बॉडी की जो बैलेंस और पोस्चर होता है वो बनाने में ये प्रॉब्लम करता है, अगर किसी को सेरिबेरल डिस्फंक्शन है ना। ये जैसे सेरिबेलम कंट्रोल, ये बात ध्यान रखिएगा कि सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बनाने में मदद करता है। अब अगर किसी को सेरिबेलर डिस्फंक्शन हो जाता है तो उसको आसन और संतुलन बनाने में प्रॉब्लम होती है। इसमें ये चीजें इसकी बाधित होने लगती हैं, आसन और संतुलन यानी बॉडी बैलेंस और पोस्चर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है। सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है? मस्तिष्क का वो भाग, मतलब पिछली बार तो बीमारी पूछी थी, है ना। अब उसी से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में पूछा गया, है ना, कि मस्तिष्क का वो भाग बताओ जो शरीर की मुद्रा और संतुलन यानी उनका पोस्चर और बैलेंस बनाने में काम रखता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा है सेरिबेलम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क, है ना। आंसर हो गया मेरा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो गया अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक मरीज के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा था। यह अपर्याप्त स्राव के कारण हो सकता है। ठीक है, ये कहा है एक मरीज है, एक पेशेंट है, उसके ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की लेवल बहुत ज्यादा हो गई, है ना। ये अपर्याप्त स्राव के कारण हो सकता है। ठीक है, अब ये बताना है कि किस कारण है ये। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन, पिट्यूटरी ग्रंथि से इंसुलिन, या फिर अग्नाशय से इंसुलिन। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो होगा अग्नाशय से इंसुलिन, है ना। जो हमारा फोर्थ वाला है उसका आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा अग्नाशय से इंसुलिन। ये मतलब
ये जो इंसुलिन है ये कम रिलीज हो रहा है बॉडी हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ग्लूकोज यानी शुगर का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। मरीज एक्स अग्नाशय की एक बीमारी से पीड़ित था जिसके कारण उसका अग्नाशय ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर निम्नलिखित में से क्या सुझाव दे सकते हैं? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आहार में प्रोटीन की बड़ी मात्रा शामिल करना, कम वसा वाला आहार खाना, केवल कार्बोहाइड्रेट खाना, या फिर केवल तरल खाद्य पदार्थ शामिल करें। ठीक है, अब भाई क्या बताया गया कि एक मरीज है जिसके अग्नाशय की एक बीमारी से पीड़ित है वो, है ना, जिसकी वजह से उसका अग्नाशय जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अब ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर क्या सलाह देगा? ठीक है, तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? डॉक्टर उसको बोलेगा भाई कि तुम जो है कम वसा वाला आहार खाओ, यानी कम फैट वाला खाना खाओ। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो फैट डाइजेशन के लिए एंजाइम्स रिलीज करती हैं, और जब पेनक्रियाज यानी अग्नाशय जो है वो जब ठीक से काम नहीं करेंगे तो एंजाइम्स प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होंगे और फैट डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उसको लो फैट वाली डाइट डॉक्टर सजेस्ट करता है कि तुम कम वसा वाला आहार ग्रहण करो, यानी कम फैट वाला जो खाना होता है वो खाओ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश ने देखा कि खिड़की वाले कमरे में रखा एक गमले का पौधा धूप की ओर झुक रहा है। ऐसा शायद उसकी किस वजह से है ये बताना है ना। ऑप्शन है पर्याप्त रूप से प्रकाशित क्षेत्र में ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण अधिक वृद्धि, या ऑप्शन बी में बोला है प्रकाश से दूर क्षेत्र में ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण अधिक वृद्धि, ऑप्शन सी में बोला है पर्याप्त रूप से प्रकाशित क्षेत्र में साइटोकाइनिन हार्मोन के विसरण के कारण अधिक वृद्धि, या फिर प्रकाश से दूर क्षेत्र में साइटोकाइनिन हार्मोन के विसरण के कारण अधिक वृद्धि। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश से दूर क्षेत्र में ऑक्सिन हार्मोन के विसरण के कारण अधिक वृद्धि। ठीक है, होगा क्या? अब देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझो क्या है। क्वेश्चन में बोला गया कि राजेश ने देखा कि खिड़की वाले कमरे में रखा एक गमले का पौधा धूप की ओर झुक रहा है। ऐसा शायद क्यों हुआ? ठीक है, अब हमें ये बताना है कि एक खिड़की वाला कमरा है जिसमें एक पौधा रखा है और वो जो पौधा जो है वो धूप की ओर झुकता जा रहा है। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, अब जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट से दूर वाली जो साइड है ना, मतलब जिस पौधे में जिस तरफ सनलाइट पड़ नहीं रही है, ठीक है, उस तरफ जो ऑक्सिन हार्मोन है ना, यानी जो ऑक्सिन हार्मोन है उस तरफ ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है ना। जब वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है क्या होता है, उस जगह की सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के ज्यादा एक्यूमुलेशन से जो उस तरफ के सेल्स हैं वो ज्यादा इलोंगेट हो जाएंगे, है ना। और इसी वजह से अनइक्वल ग्रोथ होती है और आप देखते हैं कि जो पौधा है वो सूरज की जिधर की तरफ लाइट पड़ रही है उधर की तरफ झुकता जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वह संवेदी अंग जिसमें घ्राण रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वह है। ठीक है, मतलब ये पूछा है वह संवेदी अंग जिसमें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं। घ्राण रिसेप्टर्स का मतलब होता है ऑल फैक्ट्री ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनके अंदर सूंघने की क्षमता होती है, जिनके अंदर ना स्मेल करने की क्षमता होती है। ठीक है, और जो सूंघने की क्षमता है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है नाक में, तो सही उत्तर हो जाएगा नाक यानी नोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अनैच्छिक क्रिया की पहचान करें। ठीक है, हमको ये बताना है इनमें से कौन सी क्रिया जो है वो अनैच्छिक है। एक साइकिल की सवारी, एक पेंसिल उठाना, दिल की धड़कन नियमित होना, सीधी रेखा में चलना। ठीक है, हमको ये बताना है इनमें से कौन सी क्रिया अनैच्छिक है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है दिल की धड़कन नियमित होना, है ना, क्योंकि ये इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऐसी ऑप्शन दिया गया है अकेला जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, तो इसलिए ये एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, नीचे दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम एक में मानव आहार नाल में स्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम दर्शाए गए हैं और कॉलम 2 में भोजन के वे घटक दर्शाए गए हैं जिन पर एंजाइम कार्य करते हैं। सही मिलान दर्शाने वाले विकल्पों में से चुनिए। ठीक है, हमको दो कॉलम दिए गए हैं, एक में तो हमको दिया गया क्या दिया गया है भाई, है ना, कॉलम एक में मानव आहार नाल में स्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये एक में तो हमें स्रावित एंजाइम दर्शाए गए हैं, और कॉलम 2 में क्या गया है,
भोजन के वे घटक दर्शाए हैं जिन पर एंजाइम काम करते हैं। ठीक है ना, उधर एंजाइम बताया हमें भाई कौन सा एंजाइम काम करता है। ठीक है, अब हमारा जो कॉलम एक है उसमें हमको दिए गए हैं घटक, ठीक है ना, और दूसरी तरफ दिए गए हैं हमें एंजाइम। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ आएगा घटक, ये ये होंगे हमारे घटक, और इधर ये आएगा हमारा एंजाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा एंजाइम। कॉलम एक में घटक है और कॉलम दो में एंजाइम है। ठीक है बच्चों, जो टेबल हमारी दी गई है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब हमको ये बताना है इनमें से सही कॉम्बिनेशन कौन सी है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्च, पेप्सिन, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, लाइपेज प्रोटीन, या फिर एमाइलेज, पाइसीकृत वसा। तो बच्चों जो सही उत्तर है हमारा वो हो जाएगा प्रोटीन ट्रिप्सिन, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन जो हम कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है उसको ब्रेक डाउन करने में और उसको इजीली डाइजेस्ट करने में, मतलब उसको पचाने में, प्रोटीन को पचाने में ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन और ट्रिप्सिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना ऐसी गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है। दी गई तालिका में से हिस्से का सही स्थान और नाम चुनें। अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, ये मस्तिष्क के भाग दिए गए हैं और उसका नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, हमको इनमें से मस्तिष्क का भाग और उसका नाम चुनना है जो हमें किस चीज में मदद करता है, सीधी रेखा में साइकिल चलाना और उसका बैलेंस बनाए रखना, है ना, उसमें मदद करता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मेड्यूला। तो इसका जो बच्चों सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, और अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ये हम पहले भी पढ़ के आए क्वेश्चन में, है ना, कि बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में कौन मदद करता है, सेरिबेलम मदद करता है। तो वहां पर भी हमको सेम ही चीज पूछी है दोबारा यहाँ पर, पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन में वो होता है हमारे, है ना, और उसका पार्ट कौन सा है पर्टिकुलरली, वो है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच अंतराल को कहा जाता है। ठीक है, जो दो तंत्रिका कोशिका होती हैं उनके बीच के अंतराल यानी गैप को हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है ना, ये इंग्लिश में भी हम इसको सिनेप्स ही बोलते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, मतलब इंटेलिजेंस और चतुराई यानी क्लेवरनेस का जो ब्रेन, वो जो केंद्र होता है, पार्ट होता है, वो होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। ठीक है बच्चों, सेरिब्रम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस हैं हमारे, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि, मेडुला या फिर थायराइड ग्रंथि। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी जो अंतस्रावी ग्रंथि है वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चों इन सभी चीजों के लिए जो हमारा मस्तिष्क है वो उत्तरदायी होता है। सोचने का काम भी मस्तिष्क का होता है, हृदय संबंधन का भी काम मस्तिष्क की तरफ से ही किया जाता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए तो हम पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस करके आ चुके हैं, है ना, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, है ना, सभी मस्तिष्क के भाग हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी सारे के सारे। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नालिका ग्रंथि से या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से यानी एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हमारे हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं। गोइटर अथवा घेगा पनपता है। जो गोइटर होता है ये पूछा है वो किससे पनपता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। तो सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी से यानी लैक ऑफ आयोडीन।
ठीक है। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि? ये पूछा है। जो वृद्धि हार्मोन यानी जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, उसका जो स्त्राव है, उसका जो रिलीज है, वो किस ग्रंथि से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वो है पीयूष ग्रंथि यानी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट किया जाता है। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर, है ना। और ये डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करता है, जिनमें से ग्रोथ हार्मोन भी एक है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन या फिर ऑक्सिन। तो पत्तियों का जो मुरझाना है वो होता है हमारे एब्सिसिक एसिड हार्मोन की वजह से, यानी एब्सिसिक अम्ल की वजह से, ठीक है। ये एक तरीके का तनाव यानी ये एक तरीके का तनाव हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन है ना। एक सेकंड रुकिए। ये हमारा तनाव या फिर स्ट्रेस हार्मोन होता है जो ग्रोथ को रोकता है, और स्ट्रेस स्ट्रेस वाले पीरियड के टाइम जो है लॉस ऑफ वाटर से भी, मतलब पानी की कमी को रोकता है ना। उस टाइम पे ये मददगार होता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। एक पौधा एक्स, अब जो है प्रश्न नंबर जो 19 है, यहाँ से हमारे इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से हमें इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 19 है, एक पौधा एक्स कुछ छिपकलियों के साथ एक कांच के जार में बंद था। एक समान पौधा वाई एक अन्य कांच के जार में बंद था, लेकिन उसमें छिपकलियां नहीं थी। दोनों जार के कुछ घंटों के लिए एक ही प्रकाश की स्थिति में रखा गया। किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की संभावना अधिक है और क्यों? ठीक है। तो हम बात करें अगर कि किस जार में जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो संभावना है वो ज्यादा होगी, वो उसका सही उत्तर होगा पौधा एक्स। क्योंकि छिपकली के श्वसन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की मात्रा अधिक हो जाएगी, है ना। अब भाई छिपकलियां भी तो रेस्पायर करेंगी ना, उनके श्वसन के द्वारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा उनको मिलेगी, है ना। भाई तो नेचुरली मिल रही है उसको, फिर छिपकली भी रिलीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसके में जो हमारा पौधा एक्स है उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रोटीनूरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूत्र में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जा सकती है। नेफ्रॉन में कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होने से प्रोटीनूरिया होने की संभावना होती है? औचित्य सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नेफ्रॉन द्वारा निस्पंदन या चयनात्मक पुनः अवशोषण ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। अनुचित निस्पंदन के कारण प्रोटीन निस्पंदित हो जाएंगे, जबकि वे अपशिष्ट नहीं है। निस्पंदन के बाद प्रोटीन जैसा उपयोगी पदार्थ पुनः अवशेषित नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मूत्र में उनकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 21 है, जंतुओं में हार्मोन एक अंग द्वारा स्रावित हो सकते हैं और कई अंगों पर कार्य कर सकते हैं। एक ही जंतु हार्मोन के 3 अंगों पर प्रभाव की व्याख्या करके कथन की पुष्टि कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम एड्रेनलिन हार्मोन की बात कर लेते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन पसीने की ग्रंथियों को अधिक पसीना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। फिर इसका दूसरा काम क्या है, यह हृदय की कोशिकाओं पर कार्य करके उसकी मांसपेशियों के संकुचन या पंपिंग को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार होता है, ठीक है। और इसका तीसरा कार्य है, यह पाचन तंत्र की रक्त वाहिकाओं पर कार्य करके उन्हें संकुचित करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। 3 कार्य बता दिए एक ही हार्मोन के। चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है, यानी पेनक्रियास द्वारा जो रिलीज किया जाता है एंजाइम, जिसको हम लाइपेज एंजाइम बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। यह प्रक्रिया आंत में होती है यानी इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है बच्चों। जो वसा का पाचन है ये किसके द्वारा होता है? पेनक्रियास द्वारा। और जो कौन सा एंजाइम होता है जो सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है लाइपेज एंजाइम, जो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हो रही होती है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया आंत में होती है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के हमने एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, जितने क्वेश्चन हमने आज करे हैं ना,
आपको उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। जैसा मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले बताया था, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इनमें से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई का यही पैटर्न देखा गया है, उसी के आधार पर हमने ये हैंड आउट बनाया है। तो इसलिए इन सवालों को खूब अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, अच्छी तरह पढ़िएगा इनको, है ना। और हम आपसे मिलेंगे अब अगले लेक्चर में इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।